एक तरफ मरकजी सरकार का दावा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी फ्री हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ आए रोज दिन ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं जिससे रूह कांप जाती है। आप सभी का वेलकम करते हैं QNS टीवी पे। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट इरफाना मुनीर। आज इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं भाजपा के सीनियर लीडर, बिल्कुल आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ रविंद्र रैना जी की। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया सर, यही जानना चाहूंगी सबसे पहले, अगर मरकजी सरकार का एक दावा था, हम स्टेटमेंट्स देखें तो वो यही कहती हैं कि जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी फ्री हो चुका है, अब यहाँ पर डर नहीं है, अब यहाँ पर खतरा नहीं है, अब यहाँ पर टूरिस्ट आ सकते हैं, अब यहाँ पर लोग आ सकते हैं। मगर फिर 1 महीने, 2 महीने या 1 हफ्ते के बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं जिससे रूह कांप जाती है, चाहे वो कश्मीरियों की, कश्मीरी पंडित की या सबकी। जो हमने कल पुलवामा में देखा कि किस तरीके से एक शख्स पे अननोन मिलिटेंट्स ने गोलियां चलाई। बहुत ही दर्दनाक ये सारा घटनाक्रम हुआ है दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के गांव अचिन में, जहां एक कश्मीरी पंडित परिवार शुरू से ही यहीं रह रहा था। उस फैमिली का एक मेंबर संजय शर्मा साहब, जो कि यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं पले बड़े, बचपन गुजरा, उनके माता पिता यहीं रहते थे। बेरहमी से पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने एक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा साहब का कत्ल किया। जुल्म की इंतहा हो गई। बड़ी बेरहमी से संजय शर्मा साहब का कत्ल किया गया। एक गरीब, एक मजदूर, एक मजलूम, एक बीमार शख्स, एक अनाथ शख्स, उनके माता पिता की भी डेथ हुई है। बिल्कुल। और उसकी हत्या, उस पर गोलियां तब चलाई गई जब वो हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए जा रहा था। एक बीमार आदमी जो घर में बीमारी की हालत में पड़ा है, वो घर से उठकर हॉस्पिटल जा रहा है इलाज के लिए कि उसकी पीठ पर ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई और उसका कत्ल कर दिया गया। ये कौन सी बहादुरी है? ये कौन सी बहादुरी की है पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने? इन बुज़दिल दहशतगर्दों ने बहुत बड़ा पाप, गुनाह किया है, जिसकी इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कानून तो इन बुज़दिल दहशतगर्दों को सजा देगा, ऊपर वाला भी इनको कभी माफ नहीं करेगा, जिन्होंने एक मजदूर, एक मजलूम, एक गरीब, एक अनाथ और एक बीमार शख्स संजय शर्मा साहब का जो कत्ल किया, ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैं आज पुलवामा आया, उनके अंतिम संस्कार में वहां शामिल हुआ। मैंने देखा वहां हजारों की तादाद में कश्मीर के मुसलमान, जिनकी आंखों में आंसू थे, गमजदा थे, कंधे पर उठाकर उनके पार्थिव शरीर को वो शमशान घाट ले गए और अंतिम संस्कार में हजारों की तादाद में वहां कश्मीरी मुसलमान शामिल हुए। और जब से वहां ये कातिलाना हमला हुआ और संजय शर्मा साहब की मृत्यु हो गई, पुलवामा में खासकर अचिन गांव के लोगों का पिछले 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। वहां के लोगों की आंखों में आंसू, गमजदा लोग मेरे सीने से लग के रोए और उन्होंने कहा, हमें बचाओ। उस छोटे से गांव में चंद ये हिंदू परिवार, कश्मीरी पंडित परिवार रहते थे, जो दिवाली और ईद मिलकर मनाते थे। ये इंसानियत का कत्ल किया गया है, ये कश्मीरियत को लहूलुहान किया गया है, और जिन जालिमों ने ये किया है उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है।
सर आपसे जानना चाहूंगी कि एक स्टेटमेंट ये भी निकल रही थी कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए थे जम्मू कश्मीर से, वो अब वापस आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये खतरा देख के वो कश्मीरी पंडित जो माइग्रेट हुए थे वो वापस आएंगे यहाँ पर? क्योंकि आए रोज दिन तो टारगेट किलिंग हमें देखने को मिलती है। आपने भी यानी कि और भी भाजपा के लीडर्स ने दावा किया था कि नहीं अब ये सब नहीं है, अब कश्मीर जो है मिलिटेंसी फ्री है, लेकिन फिर यही हादसे। देखिए एक दौर था जब 1990 का दौर था, फिर 2000 से लेके 2010 का एक दौर था। उन दिनों में मैं खुद भी कश्मीर में आता था और मैं देखता था यहां की सुनसान सड़कें, वीरान शहर, वीरान स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, वीरान सड़कें, सुनसान मंजर, वो कश्मीर के हमने अपनी आंखों से देखे हैं। वो दौर देखा जब यहां पत्थरबाजी होती थी, हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे। एक दौर था जब साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने लाल चौक, श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, बड़गाम, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, ये सब बंद रहते थे। एक दौर था जब कश्मीर के अंदर बंद कालें आती थी हड़तालों की, बाजार के बाजार सूने होते थे, सुनसान होते थे, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती थी। लेकिन आज बाजार भी खुले हैं, सड़कों पर गाड़ियों की रौनक नजर आती है, बाजारों में रौनक नजर आती है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुले हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। कोई बंद काल के हड़तालों के कैलेंडर नहीं जारी होते, कोई पत्थरबाजी की घटना यहां नहीं होती। अमन, चैन, शांति, प्यार, मोहब्बत से लोग यहां अपना जीवन जी रहे हैं। और जब जब जम्मू कश्मीर अमन चैन की ओर, शांति की ओर, खुशहाली की ओर आगे मजबूत होता है, अमन के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन कोई ना कोई ऐसा खूनी खेल खेलते हैं जिससे मन में, दिल में बड़ी तकलीफ होती है, जैसा अभी पुलवामा में हुआ। लेकिन मुझे यकीन है ये दौर भी खत्म होगा। ये दहशतगर्द जो छिपकर पीठ पर वार करते हैं ये भी नहीं रहेंगे। पूरी कश्मीर में खुशहाली होगी, अमन होगा, शांति होगी। रही बात कश्मीरी पंडितों के कश्मीर आने की, चाहे पीएम पैकेज के हों, नॉन पीएम पैकेज के हों, या ऑल रिजर्व कैटेगरीज के हमारे भाई बहन जो यहां काम करते हैं वो, उनकी पोस्टिंग, उनकी सिलेक्शन एक कानून, एक जॉब पॉलिसी के तहत हुई है। जहां उनकी वैकेंट पोस्ट है उनके अगेंस्ट उनकी सिलेक्शन हुई है और वो पिछले कई सालों से यहां काम कर रहे थे। बिल्कुल। जब पिछले दिनों यहां कुछ टारगेटेड किलिंग्स हो गई, राहुल भट्ट जी को निशाना बनाया गया, मक्खनलाल बिंद्रू जी को निशाना बनाया गया, जब रजनी बालाजी को जो प्रिंसिपल थी उनको उनके स्कूल में निशाना बनाया गया, तो डर और खौफ का एक माहौल बना। उसके बाद कश्मीरी पंडित हों या ऑल रिजर्व कैटेगरीज के हमारे भाई बहन, उन्होंने यहां से प्रस्थान कर दिया। मुझे लगता है एक और रणनीति बनानी पड़ेगी अगर हमें उनको यहां वापस कश्मीर में लाना है। एक पॉलिसी, एक योजना बनानी पड़ेगी। कोई जोर जबरदस्ती से काम नहीं चल सकता। एक बार सिक्योरिटी एजेंसीज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, कश्मीरी पंडित, यहां के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स, ऑल रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉइज, हम सबको मिल बैठ के पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी, इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा। चाहे कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए हो, उसमें कश्मीरी पंडित और रिजर्व कैटेगरीज के लोग, हम सब के लिए। जब सियासत का वक्त आएगा तो सियासत की जाए, कोई उसमें रोक टोक नहीं है।
लेकिन जब अपने लोगों पर खतरा आए तो सबको एक होकर दुश्मन से लड़ना होगा। आपको क्या लगता है सर, ये कब खत्म हो जाएगा? देखिए, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद हमें ये वारदातें बहुत कम देखने को मिली, लेकिन उसके बाद फिर से कंटिन्यूअसली यहाँ पर ये सारे मैंने कहा कि जैसे फिर उसके बाद जो है आज आप देखिए या इससे पहले देखिए, तो एग्जैक्ट होता है ना कि आप लोगों ने जैसे दावा किया था कि नहीं अब तो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स होंगे ही नहीं, लेकिन फिर ये वारदातें, फिर वही। तो आपको क्या लगता है कि कब एक आम कश्मीरी जो है ना वो चैन की सांस लेगा? देखिए, एक दौर था कि कश्मीर में तबाही के मंजर थे, आज वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, जिसके पास अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के पैसे नहीं हैं, वो हमें यहां खून खराबा कर रहा है। उसका अपना घर बर्बाद है और वो हमारे घर को बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। आज नहीं तो कल ये दौर भी खत्म होगा, यकीनन खत्म। एक आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहूंगी, रिसेंटली हमने एक स्टेटमेंट देखी थी अमित शाह जी की, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी इलेक्शंस के बाद, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा जो है वो इतनी कमजोर हो गई है? क्या वो किस तरीके से इलेक्शंस के बाद जो है वो ये सब देने के वादे कर रही है? देखिए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब या फिर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा है चुनाव यहां असेंबली के हो जाएंगे, चुनी हुई सरकार होगी, हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो स्टेट का दर्जा भी दिया जाए। मतलब इससे पहले क्यों नहीं? देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद आपको स्टेटहुड मिलेगा, तो मगर ऐसा मतलब एक खौफ बन गया है ना शायद भाजपा में कि अगर हम अब फील्ड में बिना इस तरीके के उतरेंगे तो शायद हमें लोग वोट नहीं देंगे। अब मजबूरन लोगों को जो है वोट देना पड़ेगा। देखिए, लोग हमारे कौन से सर, कौन सब हमारे, कौन से लोगों की आप बात कर रहे हैं? सब हमारे। आप कभी ग्राउंड जीरो पे निकली और पूछे कि मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब काम करते हैं, वो ये नहीं देखते कि मैं उन लोगों का काम करूंगा जहां से वोट मिलते हैं, सबका काम करते हैं। मोदी साहब ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। और अमित शाह जी ने ये बात कही थी, अमित शाह जी ही ने ये बात कही थी कि जो नाराबाजी है ये सिर्फ इलेक्शन तक ही चलती है, उसके बाद ये नाराबाजी काम नहीं आती। चलिए, मैंने कहा सब हमारे, जो हमारे सामने खड़े हैं वो भी हमारे, जो हमारे साथ चलते हैं वो भी हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। डेमोक्रेसी में, जमहूरी निजाम में हर एक शख्स को ये हिंदुस्तान के आईन ने हक दिया है, जिसको पसंद करता है उसको चुने, उसको वोट दे। जो अवाम को पसंद है अवाम उसकी सरकार बनाती है। बड़े बड़े मुझे लगता है कि अवाम को हम पसंद हैं। जो मोदी साहब ने काम किए हैं, गरीबों को फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, कहीं भी नहीं मिला सर फ्री राशन। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है गांव-गांव में। मैं आपको बता दूं कि सर जब हम ग्राउंड जीरो पे गए, हमने जब पूछा और हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमें तो राशन और भी महंगा देने लगे हैं। नहीं, देखिए, 80 करोड़ लोगों को देश में फ्री राशन, जब कोरोना आया 2 साल लोग घरों में बंद हो गए, तो गरीब लोगों के घरों में राशन किसने पहुंचाया? मोदी साहब ने। गरीब लोगों के खाते में जो किसान हैं 6-6 हजार रुपया साल का कौन डालता है? मोदी साहब। गांव-गांव में आप जाओ, सरपंचों पंचों से मिलो, जो पीएमएवाई के मकान आए हैं। एक जमाना होता था कांग्रेस का, 1 साल में 1 मकान आता था। एक गांव में 500-500 मकान भी हैं ऐसे एरियाज दूर दराज के यहाँ है। आम पंचायतों में 100-200 मकान, टॉयलेट बाथरूम्स गरीब लोगों के घरों में मोदी साहब ने बनाए। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, हाईवेज, टनल्स, आप के वहां चले जाओ, करना, गबरान, टीठवाल, उड़ी, लोलाब, कुरेस, तलेल, कि वहां पहले लाइट नहीं थी। दूर दराज के एरिया में कहां थी? क्या बात कर रहे हैं सर? मैं तो जब से पैदा हुई हूँ, आप शहर की बात करते हैं ना। मैं 2000 में पैदा हुई हूँ, तो 2003 से मैंने वहां पर लाइट देखी है, रोड देखी है, मैं भी ट्रैवल करके ही आती थी। मैं बताओ, आपने शहर में देखी ना? अरे मैं गाँव की बात कर रही हूँ, मैं गाँव से हूँ, मैं करना दी। आप करना के हो ना? हाँ। आप तुलेल में गए, तुम्हें गया तुलेल में, अब लाइट पहुंच रही है।
वहां मतलब गुरेज आपके जाने से वहां पर पानी, रोशनी। अभी जल जीवन मिशन, ओके। मोदी साहब ने जो जल जीवन मिशन शुरू किया है, हर घर में नल और नल से पीने का साफ पानी, जल, ये स्कीमें हैं। आप दूर दराज के एरिया में, पहाड़ी एरियाज में चले जाओ जनाब, ये मोदी सरकार ने ये बिजली के जो लोहे के पोल्स हैं, स्टील पोल्स पहुंचाए गांव में, वरना यहाँ लकड़ी के, वो चिनार की लकड़ी के पोल खड़े होते तो थे। लोग रहते ही नहीं थे, वो लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे सर। जब से मोदी जी आए हैं तब से हम लोग भी वजूद में आए, हम लोग भी जीने लगे। चेंजेस आई है, बड़ी चेंजेस आई है। ठीक है, एक बटन दबाते हैं मोदी साहब। कौन सा बटन? तो वो है कौन सा रिमोट? आप मुझे ये भी बता दें कि रिमोट कौन सा है, मतलब ऐसा बटन दबाने से क्या होता है? मेरी बात सुनाए। तो किसानों के खातों में 6-6 हजार आता है। ओके। आयुष्मान भारत, यहाँ बड़गाम की एक बुजुर्ग लेडी का सोशल मीडिया में एक क्लिप बड़ा वायरल हो गया। उसके बच्चे दोनों सरकारी मुलाजिम तो श्रीनगर आ गए, वो घर में रहने लगी, यहाँ पीछे वो अकेली रह गई, मकान टूट गया, प्रॉब्लम हो गई, तो PMAY से उसका मकान बना, राशन उसको फ्री मिलने लगा, थोड़ी सी जमीन थी तो किसान का फार्म भरा तो 6,000 रुपया सालाना वो भी आने लगा। और एक बार बीमार हो गई तो मोदी साहब का जो गोल्डन कार्ड है, आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड, वो लेके वो बुजुर्ग माता हॉस्पिटल गई, उसका पूरा ऑपरेशन हुआ और उसका 1 रुपया नहीं लगा। वो मोदी कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज हर एक शख्स उस कार्ड से कराता है। तो ये आम लोगों के लिए है ना, लोगों की भलाई के लिए हो मेरा काम कि दर्दमंदों व ज़ईफों की मदद करना। जिसका कोई नहीं है उसका खिदमतदार बन के उनके काम। कौन? भाजपा सर? मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस है बीजेपी पे कि आने वाले दिन, आने वाली सरकार भाजपा ही होगी? आप हम लोग आगे ले लो। मेरी बात सुनो, हम लोगों के खिदमतदार हैं, खादम, सेवादार हैं, चौकीदार हैं, अवाम के पहरेदार हैं। जो अवाम फैसला करेगी हमें मंजूर। तो फिर इलेक्शंस कब करवा रहे हैं आप? मैं तो चाहता हूं आज हो जाए, मैं तो आज चाहता हूं, मैं तैयार। यही जानूंगी, आपको लगता है कि अगर भाजपा जम्मू कश्मीर में आ गई तो वादी कश्मीर और जम्मू के जो दिन होंगे वो खुशहाली हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर जिन्होंने क्या कुछ फरमाया, चाहे वो टारगेट किलिंग को लेकर के हो या आने वाले जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स थे जिन पे भी हमने इनसे बात की। और इनका यही कहना है कि आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं क्योंकि भाजपा यहाँ पे कदम रखेगी। तो भाजपा ने यहाँ पर 8 साल से कदम रखा, हो जाएगी। आने वाले दिनों में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, हम सिर्फ और सिर्फ दिखाएंगे आपको QNS TV पे। तब तक के लिए जुड़े रहें, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।